दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, उसमें इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स मारे हैं कि अगर मैं उस पे बात करने बैठूं डिटेल से तो ये वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट हैं, जो हमारी बड़ी मछलियां हैं, जो इतने टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं और पाकिस्तान का उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, उस बारे में बात करूँगा आपसे। इसके अलावा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको पिछली कैटेगरी से प्रमोट और डिमोट किया गया है, इस बारे में भी डिटेल में बात करूंगा आपसे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक बहुत ही अनोखा काम किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ख़त्म से मुराद एक कैटेगरी नहीं हटाई, बल्कि उसमें से प्लेयर ही हटा दिए हैं। डायरेक्ट कैटेगरी की शुरुआत ही बी कैटेगरी से की है। इससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी में 2 प्लेयर्स थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उनकी हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको भी ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में कर दिया है। और ये एक हिसाब से वाहिद इस कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा फैसला किया है बोर्ड ने। उन प्लेयर्स को, तमाम प्लेयर्स को बता दिया है कि भाई आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको ए कैटेगरी में रखा जाए। आपने पाकिस्तान को इतने टाइम से क्या जितवा के दिया है। अगर प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात ना करें, टीम की बात करें, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस डे बाय डे डिक्लाइन होती जा रही है। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। जितने भी बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान को कुछ भी जितवा के नहीं दिया। तो ये फैसला वाहिद फैसला था जो PCB ने अच्छा किया। अगर हम प्लेयर्स की बात करें जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक एक करके हम बात करेंगे और फिर जिन प्लेयर्स के ऊपर डिटेल में बात करनी होगी वो इसी के बीच में करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से। दोस्तों, ये दोनों प्लेयर्स पिछले कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी में थे। इन दोनों को डिमोट करके इनकी परफॉर्मेंस की वजह से बी कैटेगरी में कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी बी में ही थे और इस दफ़ा भी उन्हें बी कैटेगरी में ही रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो है शादाब खान। शादाब खान जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में सी कैटेगरी में थे, उनको प्रमोट करके बी कैटेगरी में कर दिया गया है। और जिन प्लेयरों को प्रमोशन मिली है उसके बारे में PCB का ये बयानिया था कि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले पूरे साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम के लिए, इसलिए इनको प्रमोट किया गया है। अब कोई इन जाहिलों से ये पूछे कि शादाब खान की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आई है, पिछले पूरे 1 साल में उसने क्या किया है, बैटिंग में, बॉलिंग में ऑलराउंडर है वो, पाकिस्तान को उसने कौन से मैचेस जितवाए हैं। अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे एक नज़र मारें तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि इन्होंने शादाब खान की ऐसी परफॉर्मेंस को प्रमोट करके उसको बी कैटेगरी में डाल दिया है। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस रही है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा वो। ये शादाब खान के लास्ट 15 मैचों का डेटा है। पिछले 2 साल में तकरीबन उन्होंने सिर्फ खेला ही T20 है। वनडे टीम में तो वो सेलेक्ट भी नहीं हुए थे। सोच लें आप, एक बंदा सिर्फ एक फॉर्मेट खेल के कैटेगरी में C से B में आ गया है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है ये आपके सामने पूरा डेटा है उसका, लास्ट 15 मैचों का जो तकरीबन उसने पिछले 1 से 1.5 साल में खेला है। और अगर हम इसका समरी देखें तो दोस्तों तकरीबन 15 मैच में उसने बॉलिंग में टोटल 37 ओवर किए हैं और 37 ओवर में 375 रन दे के सिर्फ 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। यानी कि 15 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें, 1-2 मैचों में उसकी बॉलिंग नहीं आई। तो दोस्तों, इस परफॉर्मेंस के ऊपर इस बंदे को C कैटेगरी से B कैटेगरी में डाल दिया है। इसका जवाब कौन लेगा इन लोगों से, किसको ये जवाब देंगे। और आगे से ये बात कर रहे हैं कि इसमें वो प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले पूरे साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यार शर्म करो तुम लोग जैसे बंदे PCB में कर क्या रहे हैं। ऐसा लगता है क्रिकेट का पता ही नहीं है लोगों को, बस कुछ भी नहीं। शादाब खान की इकोनॉमी रेट देखो, 10 की तो उसकी इकोनॉमी रेट है इन 15 मैचों में। यार हद होती है कसम से। अगर हम उसकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में उसने कौन सा तीर मारा है। पिछले 15 मैचों में उसके 160 रन से 134 के स्ट्राइक रेट से। अगर हम उसकी एवरेज देखें तो 13 की एवरेज है। अगर आप ये दोनों परफॉर्मेंस मिला दें, एक ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस, तो दुनिया में कौन सी ऐसी टीम होगी जो इस परफॉर्मेंस को बोलेगी कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसे प्लेयर को हम कैटेगरी में प्रमोट कर देंगे।
कितनी पर्चियां चलाओगे, कितनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों को आप प्रमोट करते रहोगे। जो डिज़र्विंग प्लेयर होते हैं उनको आपने बाहर कर दिया। शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है पिछले 1 से 2 सालों में। पास्ट में अगर उसकी कुछ परफॉर्मेंस आई है तो वो पास्ट का हिस्सा बन चुकी है। हम बात करेंगे करंट परफॉर्मेंस की। पिछले 1-2 साल में उसकी टीम में भी जगह नहीं बनती। आपने उसको ज़बरदस्ती पहले तो टीम में डाला, फिर उसको वाइस कैप्टन बनाया। अभी तो फ़िलहाल वो इंजरी की वजह से बाहर है, लेकिन जैसे ही वो फिट होगा वो दोबारा पाकिस्तान की टीम में आएगा। यहाँ तक कि उसके तो कप्तान बनाने की भी बात की जा रही थी। किस तरह का रूल चल रहा है, बिल्कुल अंधा कानून बना हुआ है। जितने लोग भी अथॉरिटी पे बैठे हुए हैं अजीबो-गरीब फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट इतनी तबाही का शिकार है। और ऐसा एक प्लेयर नहीं, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। अगर मैं सबकी लिस्ट निकाल के बैठ जाऊं तो पता नहीं ये लिस्ट कहाँ चली जाएगी। लेकिन मेरा काम इस वीडियो में सिर्फ उन बड़े बड़े प्लेयर्स को हाईलाइट करना है जिनके पीआर एजेंट इस तरह की उनकी पीआर करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के लिए सब कुछ वही कर रहे हैं। और इसी में दूसरा नाम पाकिस्तान के जो स्पीड गन बोले जाते हैं, हारिस रऊफ। दोस्तों, अगर आप उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे नज़र मारें, चलो वो तो सिर्फ वनडे नहीं बल्कि 22 फॉर्मेट खेल रहे हैं पिछले पूरे साल से। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें, ये उनकी टोटल 10-10 मैचों की परफॉर्मेंस है। जो लास्ट उन्होंने 10 मैच खेले हैं T20 में और ODI में। अगर आप उनकी T20 की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 10 मैचों में उन्होंने टोटल 34 ओवर किए हैं और 34 ओवर में उन्होंने रन्स कितने दिए हैं? 330 रन्स। तकरीबन 33 की एवरेज से उन्होंने रन्स दिए हैं, जिसमें उनकी 10 विकेटें हैं। 10 मैचों में 10 विकेटें। ये हमारे मेन बॉलर हैं और इनका अगर हम इकॉनमी रेट देखें तो वो भी 9.7 का है। दोस्तों, इस परफॉर्मेंस पे इस प्लेयर को भी प्रमोट किया गया है। अगर हम इनकी ODI की परफॉर्मेंस देखें लास्ट 10 मैचों की, तो लास्ट 10 मैचों में ODI में सिर्फ इनकी 9 विकेटें हैं और एवरेज इनकी विकेट लेने की 49 की है और इकॉनमी रेट भी इनका तकरीबन 6 के करीब है, 5.79 है। तो दोस्तों, ये कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी आ गई जो ये प्लेयर्स कैटेगरी C से कैटेगरी B में आ गए हैं? कोई मुझे सिर्फ इतना बता दे या कोई इन लोगों से सवाल कर ले जो इन तक पहुंच सकता है। इनको बिठा के 1 to 1 इनसे बात करे और पूरी मीडिया के सामने कवरेज करे कि भाई अब इस बात का आप लोग जवाब दो, ये 2 प्लेयरों को आपने किस तरीके से प्रमोट किया यार। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अजीब अजीब लॉजिक देते हैं ना, इसके ऊपर तो इनके पास कोई अजीब लॉजिक भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इनके मुंह पे मारने वाली है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया है। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे अगले प्लेयर जो हैं वो हसन अली हैं, जिन्हें B कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, लेकिन इस साल इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। इन्होंने कमबैक किया है टीम में, तो चले अच्छा है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसके अलावा सलमान अली आगा, उन्हें कैप्टन बना दिया है और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी थी कि उन्हें प्रमोशन मिल गई है C कैटेगरी से, वो भी B कैटेगरी में आ गए हैं। फ़खर जमान, जो कि पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नहीं थे, इस साल उन्हें भी B कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर हम इंडिविजुअली फ़खर जमान की परफॉर्मेंस देखें, अगर उनके स्टेट्स वगैरह देखें, तो वो भी इस तरह डिज़र्व नहीं करते थे डायरेक्ट B कैटेगरी में आना। उन्हें भी B कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा साइम अयूब हैं, अबरार अहमद हैं, इन्हें भी प्रमोट किया गया है, C कैटेगरी से B कैटेगरी में लेके आ गए हैं। और हम मज़ीद प्लेयरों की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, जो पाकिस्तान की ODI टीम का हिस्सा हैं, टेस्ट मैचों में भी ये होते हैं, इन्हें उसी कैटेगरी में रखा गया है, C कैटेगरी में। मोहम्मद हारिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इन्हें भी C कैटेगरी में डाल दिया गया है। हालांकि C कैटेगरी में इनकी जगह नहीं बनती थी, आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट देना ही था तो इनको भी D कैटेगरी में देते। इनकी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस आई नहीं है पाकिस्तान के लिए जो इनको उठा के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है और C कैटेगरी में दे दिया है। इसके अलावा सऊद शकील टेस्ट प्लेयर, हमारे टेस्ट मैच के वाइस कैप्टन हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, उनकी कैटेगरी वही बरकरार है C कैटेगरी में। आपको चाहिए कि आप ऐसे प्लेयरों को प्रमोट करो जो टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि लोगों का टेस्ट मैचेस में इंटरेस्ट है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ फोकस करे। लेकिन आप लोग टेस्ट क्रिकेटर के साथ क्या करते हो वो मैं आगे चल के बात करूँगा, और आपने प्लेयरों के साथ क्या किया है। टेस्ट फ़हीम अशरफ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए दोबारा, पिछले साल ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे, इन्हें C कैटेगरी मिला है। मोहम्मद नवाज़ को मिला है, साहिबजादा फरहान का इंक्लूजन हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये C कैटेगरी में आ गए।
हसन नवाज की अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, इसीलिए उन्हें भी इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। नसीम शाह जो पिछले साल बी कैटेगरी में थे, वो इस साल डिमोट होकर सी कैटेगरी में आ गए हैं। मेरे हिसाब से तो सी कैटेगरी में भी नहीं होना चाहिए था, उन्हें डी कैटेगरी में होना चाहिए था। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो अब तो टीम से भी ड्रॉप हो गए हैं। साजिद खान टेस्ट प्लेयर हैं, सी कैटेगरी में आए हैं। उसके अलावा अहमद दानियाल डी कैटेगरी में, खुशदिल शाह डी कैटेगरी में, ये दोनों न्यू इंक्लूजन हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट में। वसीम जूनियर पिछले साल भी डी कैटेगरी में थे, इस साल भी डी कैटेगरी में ही है। इसके अलावा जो न्यू इंक्लूजन हुआ है उसमें सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, जिन्हें पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था, दोबारा उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और सलमान मिर्ज़ा, जिन्हें आपने अभी रिसेंटली देखा होगा बांग्लादेश की सीरीज़ में। ये तमाम डी कैटेगरी में हैं। फिर खुरम शहजाद और अब्बास अफरीदी, ये पिछले साल भी डी कैटेगरी में थे और अभी भी डी कैटेगरी में ही हैं। और जो सबसे हैरान कुन बात है दोस्तों, शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। आप सोचें, एक बंदा टेस्ट टीम का कैप्टन है, अभी तक आपने उसको कैप्टनसी से हटाया भी नहीं है, लेकिन जो उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किया है उससे तो यही लग रहा है कि अब उससे टेस्ट कैप्टनसी भी जाने वाली है। पिछले साल वो बी कैटेगरी में था, अब उसको उठा के डायरेक्ट आपने डी कैटेगरी में फेंक दिया है, सी में भी नहीं रखा। ये सब होता है पाकिस्तान में टेस्ट प्लेयरों के साथ, जो कि आपकी टेस्ट टीम का कैप्टन है और उसको आप लोगों ने उठा के कहाँ से कहाँ फेंक दिया है। ये तो वो प्लेयर्स थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों। 8 ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इस साल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया है, जो पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट में थे। और उसमें जो सबसे हैरान कुन नाम है वो आता है मीर हमज़ा का, कामरान गुलाम का। दोस्तों, कामरान गुलाम कुछ टाइम पहले तक आपके प्लान का हिस्सा थे, वनडे में भी खेल रहे थे, टेस्ट में भी जो लास्ट सीरीज हुई थी उसमें कामरान गुलाम थे। पहले तो उन्हें टीम से चंद एक ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। अपने मन पसंदीदा प्लेयर लाने के लिए उसको आपने साइड भी किया और अब आपने डायरेक्ट उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया। उसके साथ ही मीर हमज़ा के साथ भी आपने यही किया, एक टेस्ट बॉलर को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। ये आपका मयार है, ये आपकी क्रिकेट है। फिर आप बोलते हो कि फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। फास्ट बॉलर किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे यार? ये फास्ट बॉलर के साथ आप कर रहे हो। जो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे है, आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट से ही उठा के बाहर फेंक दिया। फिर प्लेयर्स लीग की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? लीग क्यों नहीं खेलेंगे प्लेयर्स? लाजमी बात है, पैसा कमाना है, सब ने पैसा कमाना है। अगर आप इंसाफ करो प्लेयरों के साथ, उनको इतने मुआवजे दो, तो वो दूसरी तरफ जाए ही नहीं। वो अपने मुल्क के साथ फिर ही बंदा मुखलिस होगा जब पहले उसका पेट पूरा होगा। उसके अलावा अभी जो पाकिस्तान शाहीन के कैप्टन है इरफान खान नियाजी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। हसीबुल्ला खान, जो पाकिस्तान का एक टाइम पे फ्यूचर कहा जा रहा था, पहले तो उसको टीम से बिल्कुल साइड पे किया गया, एकदम बाहर किया गया, अब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। उसको देख के तो यही लग रहा है कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान उसके ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। तो बीच में जो खबरें आ रही थी कि हसीबुल्ला इंग्लैंड में जाके खेलने का सोच रहे, मेरे हिसाब से तो भाई चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई फ्यूचर नहीं है। नसीबुल्ला को चले जाना चाहिए। और जो प्लेयर अपना फ्यूचर छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट में आया है, उसे अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ उस्मान खान की। दोस्तों, ये बंदा अपना पूरा फ्यूचर छोड़ के आया, इसको वापसी ले के आया। उस टाइम ही लोग बोल रहे थे कि ये इसने गलती की है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी भी बुरी परफॉर्मेंस आई तो इसको इस तरीके से बाहर किया जाएगा कि लोग इसका नाम तक भूल जाएंगे। और इसके साथ यही हुआ। पहले तो इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला जितना मौका मिलना चाहिए, जितना ये अपने मनपसंद प्लेयर को मौका देते हैं उसको उस हिसाब से मौका नहीं दिया। फिर उसको अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा खेलने के लिए। यूएई में वो बैंड है, वहाँ कोई भी लीग होगी उसको अब कोई साइन नहीं कर सकता। यूएई में उसके ऊपर लीग्स खेलने में पाबंदी है, ना अब वो वापस यूएई जा सकता है। अब अगर इधर उधर कहीं उसको कुछ मौका मिला तो वो कुछ खेल के कुछ अर्निंग कर लेगा, नहीं तो उसका कैरियर अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये पाकिस्तानी बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं प्लेयरों के साथ ऐसा करते हैं, प्लेयरों के फ्यूचर के साथ ये खेल रहे होते हैं। इनकी अपनी कुर्सियां पक्की होती हैं। आकिब जावेद पता नहीं कौन कौन से ओहदे पे हैं और क्या क्या बातें करते हैं अजीबो गरीब। जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो उस टाइम ऐसा लग रहा है ये बंदा भंग पी के सोया हुआ था। जिस तरह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिन प्लेयरों को शामिल किया गया है,
प्रमोट किया गया है और जिन प्लेयरों को हटाया गया है। अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंसाफ से बनता तो आज मुझे इतनी बात नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किस प्लेयर के साथ ज़्यादती की है और क्या अच्छा इकदाम उठाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।